सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल फेवरेट गुरु में। आप जितना प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं उसके लिए आपको धन्यवाद। उसके बाद पहले हम थोड़ा लास्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने सेल के बारे में पढ़ा था और सेल जो है उसमें आपको ये तक बता दिया गया था कि सेल जो है वो क्या है, जैसे स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। सेल की खोज किसने की थी, उसके बाद जो है वो हमने ये पढ़ लिया था कि सेल जो है उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे ही हम एंटर करेंगे किसी रूम में तो हम क्या देखते हैं कि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। वैसे ही उस सेल के अंदर जो है वो कई सारे हमें क्या मिलते हैं, कोशिका अंग मिलते हैं, सेल ऑर्गेनल्स मिलते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि केंद्रक जो है उसकी खोज जो है वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब रॉबर्ट ब्राउन ने जब केंद्रक की खोज कर ली थी तो सेल जो है, कोशिका जो है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी और वो जो दो पार्ट बने थे वो पार्ट बने थे नंबर फर्स्ट प्रोकैरियोटिक और नंबर सेकंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जिसे हिंदी में कहा जाता है असीम केंद्रकी या यूं कह सकते हो प्रारंभिक केंद्रक। अब यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक तो है प्रो और एक है कैरियोटिक। जो प्रो है उसका अर्थ होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक जो है उसका अर्थ होता है कैरियन। अब प्रिमिटिव का जब आप हिंदी अर्थ निकालोगे तो हिंदी अर्थ का होता है प्रारंभिक या आद्य, और कैरियन जो है उसका जब अर्थ निकालोगे तब उसका अर्थ आएगा केंद्रक। तो यहाँ से जो पहली प्रकार की कोशिका हमारे सामने निकल कर आएगी वो कोशिका होगी कि वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक जो है वो प्रिमिटिव टाइप का पाया जाता है या आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, वो कोशिकाएं कौन सी कहलाती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहलाती हैं। और दूसरी प्रकार की जो सेल्स हैं यदि इनको अलग करोगे तो एक बनेगा यू और दूसरा बनेगा कैरियोटिक। यू जो है उसका मतलब होता है एडवांस्ड और कैरियोटिक मतलब वही कि कैरियन, और कैरियन का अर्थ क्या हो जाएगा, केंद्रक या न्यूक्लियस। और यू जो है एडवांस का मतलब विकसित प्रकार का। तो दूसरी प्रकार की जो कोशिका आपके सामने आएगी वो होगी यूकैरियोटिक टाइप की, मतलब वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक का पूर्णतः विकास हुआ रहता है, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है, वो कोशिकाएं कहलाती हैं यूकैरियोटिक सेल। अब यहाँ पर जब सेल्स के बारे में ये चीज क्लियर हो गई कि सेल्स जो है वो दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तब इनके फीचर्स देखने प्रारंभ किए गए कि कुछ कोशिकाएं जो होंगी उनमें क्या क्या सेल ऑर्गेनल्स पाए जाएंगे और उनमें कौन से सेल ऑर्गेनल्स जो है वो नहीं पाए जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। तो प्रोकैरियोटिक सेल मतलब यहाँ पर मैं लिख दूं कि प्रिमिटिव प्लस न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब जिसमें आद्य प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, या यूं कह सकते हैं वे जिनमें प्रारंभिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं प्रारंभिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है वो प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती हैं। अब प्रिमिटिव जब भी प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड या यूं कह सकते हैं कि पूर्ण विकसित न्यूक्लियस जो है, पूर्ण विकसित केंद्रक जो है उसका क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होता है। अब यहाँ पर जब पूर्ण विकसित केंद्रक का अभाव होगा तो केंद्रक के स्थान पर क्या मिलेगा, केंद्रक के स्थान पर आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड या जिसे कहा जाता है केंद्रकाभ। अब केंद्रकाभ जो है, केंद्रकाभ में क्या होता है कि जो आनुवंशिक पदार्थ है, आनुवंशिक पदार्थ से यहाँ पर मतलब है आपके गुणसूत्र से, या आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल से मतलब है कि कुछ ना कुछ डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड जो है उसकी मात्रा पाई जाएगी। तो आनुवंशिक पदार्थ जो होता है उसमें ये प्रेजेंट तो होता है
लेकिन कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के बीच में कोई बैरियर नहीं होगा। बैरियर से यहाँ पर मतलब है, देखो आप ये मानो कि आप जब चाय छानते हो तब छलनी का उपयोग करते हो, तो जो छलनी है वो क्या कर रही है, छानने का काम कर रही है, बैरियर का कार्य कर रही है। सेम वैसे ही जो न्यूक्लियस यदि विकसित होगा तो उसके बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें क्या होता है, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी अभाव होता है, या यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियोइड जो होती है उसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जिस वजह से कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य जो है वो आपस में क्या होंगे, मिले हुए पाए जाएंगे। ये आपकी प्रोकैरियोटिक सेल का पहला फीचर हो गया कि इसमें न्यूक्लियस के स्थान पर आपको क्या मिलेगी, न्यूक्लियोइड मिलेगी। न्यूक्लियोइड से यह मतलब है कि आपको क्या मिलेंगे, केंद्रकाभ मिलेंगे। अब केंद्रकाभ मिलेंगे, दूसरी चीज आती है कि इसमें सेल वॉल या कोई बाहर की तरफ वॉल पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो इसमें जो बाहर की तरफ वॉल पाई जाती है वो बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स, और ग्लाइकोकैलिक्स जो है उसे औपंक स्तर कहा जाता है। अब औपंक स्तर या यूं कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक स्तर जो सेल्स है उनके बाहर की तरफ एक क्या होगी, एक स्तर होता है, एक स्लाइम लेयर होती है, उसे कहा जाता है औपंक स्तर। तीसरा जो फीचर आता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो तीसरा फीचर जो है वो होगा कि सेल वॉल या जो वॉल होगी उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मतलब वो बनी हुई किसकी होती है, तो वो बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकोन की। पेप्टाइडोग्लाइकोन मतलब ये यहाँ पर वसा की मात्रा जो होगी वो आपको ज्यादा मिलेगी, और ग्लूकोज या ग्लाइकोन की जो मात्रा होती है वो आपको क्या मिलती है, इसमें कम मिलती है। चौथा फीचर जो प्रोकैरियोटिक सेल का है वो बहुत मेजर है, डिफरेंस कह सकते हो या एक इंपॉर्टेंट फीचर कह सकते हो, वो है इसमें मीजोसोम का पाया जाना। मीजोसोम, देखो जैसे आपने सुना होगा कि कोई भी एक कोशिका है, चाहे पादप कोशिका है या जंतु कोशिका है, तो उसका पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों कहते हैं इसके बारे में हम आगे जब डिटेल में माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे तब बता दूंगी, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया वो स्थान है जहां पर मनुष्य के श्वसन की क्रिया जो है वो संपन्न होती है, या यूं कह सकते हो कि एटीपी का जो उत्पादन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या ऊर्जा जो बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर पाया जाता है मीजोसोम, इसे कहा जाता है मीजोकाय। मीजोकाय जो होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन जो होगी इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंतर्वलन के कारण बन जाता है। अब देखो अंतर्वलन में क्या होगा, जैसे मान लो आप ये देखो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, अब प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें देखो यहाँ से ये जो सेल वॉल होगी, सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो अंतर्वलित हो जाती है, और जब ये अंतर्वलित होकर अंदर की तरफ यू आकार के हुक बना देती है तब वहां पर मीजोसोम या मीजोकाय जो है उसका क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब यहाँ से यदि हम क्वेश्चंस की बात करें कि कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल होगी वो किसकी बनी होती है, मतलब पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि यहाँ पर श्वसन के लिए, या यूं कह सकते हो कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में श्वसन के लिए क्या पाया जाता है, तो उसमें श्वसन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम या मीजोकाय पाया जाता है। दो क्वेश्चन यहाँ से मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो बनते हैं। अब एक चीज ये हो कि आप लोग जो है ये इस कंफ्यूजन में रहते हो कि आपकी वीडियो काम की है या नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उन एग्जाम में यदि जनरल साइंस का एक पार्ट है और जनरल साइंस का एक पार्ट है तो उसमें ये टॉपिक जो है वो अनिवार्य रूप से दिया हुआ होगा। यदि हम अभी करंट जो बात चल रही है रीट की बात करें तो रीट में 6 to 8 जो सेकेंड लेवल है और उसमें यदि किसी के पास साइंस मैथ्स है तो साइंस मैथ्स में ये वाला टॉपिक स्पेसिफिक दिया हुआ है। और हमारे चैनल की ये खूबी है कि हम आपको एनसीईआरटी, आरबीएससी और यदि कोई और ऑथेंटिकेटेड बुक्स है तो उनका समरी, उनका जो समअप है वो करके आपको करवा रहे हैं ताकि आपको कहीं और आने जाने की या कहीं और भागने की जरूरत ना पड़े। आगे हम चलते हैं दूसरे टाइप की सेल जिसमें हम बात कर रहे थे यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल जिसमें हमने कहा था कि क्या होगा, डेवलप्ड
या एडवांस जो है वो क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब एडवांस न्यूक्लियस पाया जाता है तो आप ये भी कह सकते हो कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं वो कोशिकाएं होती हैं जिनमें पूर्णतः विकसित तंत्र पाए, जो अंग है पूर्णतः विकसित अंगक जो है वो मिलेंगे। अब पूर्णतः विकसित अंगक की यदि हम बात करें तो नंबर फर्स्ट जो है, जैसे ही आप कोशिका देखोगे तो उसमें सबसे पहले आपको सेल वॉल मिलेगी। लेकिन सेल वॉल भी कब मिलेगी, यदि वो प्लांट सेल है तो। यदि प्लांट सेल है, पादप कोशिका है तो सेल वॉल मिलेगी, यदि पादप कोशिका नहीं है तो सेल वॉल नहीं मिलेगी। दूसरा जो है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली, ये चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, पी और ए का मतलब है, पी मतलब प्लांट सेल और ए का मतलब है एनिमल सेल, चाहे दोनों में से कोई भी कोशिका है, दोनों में सेल मेम्ब्रेन जो है वो अवश्य रूप से पाई जाती है। उसके बाद तीसरा जो है वो हम बात करते हैं किसका, साइटोप्लाज्म, या जो इसको हम प्रोटोप्लास्ट लिख देते हैं ताकि इसमें सारा सम्मिलित हो जाएगा। प्रोटोप्लास्ट या जिसे हम कहते हैं जीव द्रव्य। और नंबर 4 जो है वो हमने कहा था कि सेल ऑर्गेनल्स जो है, सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिका अंग या कोशिकांग जो है वो इनके अंदर पूर्णतः विकसित प्रकार के पाए जाएंगे। कि सेल वॉल, यदि प्लांट सेल है तो सेल वॉल मिलेगी, प्लांट सेल नहीं है तो सेल वॉल नहीं मिलेगी। दूसरा सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है या कोई और भी अन्य कोशिका है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन आपको प्राप्त होगी। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोप्लास्ट की। तो प्रोटोप्लास्ट जो है वो जीव द्रव्य जो होता है वो आपको चाहे प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है चाहे छोटी एक कोशिकीय, द्विकोशिकीय, बहुकोशिकीय कोई कोशिकाएं हैं तो सब में प्राप्त होगी। और फिर सेल ऑर्गेनल्स के बारे में आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कौन से डबल मेम्ब्रेन होंगे, कौन से सिंगल मेम्ब्रेन होंगे और कौन से जो है वो मेम्ब्रेन लेस होंगे। तो मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम है। सिंगल मेम्ब्रेन की यदि हम बात करें तो जो है गोल्जिकाई बॉडी या गोल्जी बॉडी, अंतःपटवीय जालिका, ग्लाइओक्सिसोम, परऑक्सिसोम, स्फीरोसोम, ये जो है वो एक मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। और डबल मेम्ब्रेन की हम बात करें तो आपको 2 ऑर्गेनल्स मुख्य रूप से मिलते हैं। एक तो मिलता है आपको हरित लवक और दूसरा जो सेल ऑर्गेनल मिलता है वो आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया। और कुछ बुक्स जो है वो केंद्रक को भी इसमें सम्मिलित करती हैं और कुछ बुक्स जो है वो ये कहती है कि किसी भी कोशिका का जो मेजर पार्ट है वो न्यूक्लियस होगा, इसीलिए इसे सेल ऑर्गेनल्स जो है उसमें सम्मिलित नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने कहा था कि इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल। तो देखो सेल वॉल जैसे हिंदी में आप देखोगे तो ये क्या है, कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जैसे आपके घरों में दीवारें बनी हुई है तो वो दीवारें जो है वो क्या करती है, वो आपके प्रोटेक्शन का काम करती है। सेम वैसे ही सेल वॉल क्या करती है, किसी भी कोशिका के प्रोटेक्शन का कार्य करती है। अब प्रोटेक्शन के लिए देखो कोशिका विभाजन जैसे एक टर्म आती है, कोशिका विभाजन मतलब कोशिका का 1 से 2 बन जाना, 2 से 4 बन जाना, 4 से 8 बन जाना, ये क्या है, कोशिका विभाजन है। तो आप यहाँ पर ये मान के चलो कि आपके पास जो है वो पहली एक कोशिका थी, उस एक कोशिका से आपके पास क्या बन गई, 2 कोशिकाएं बन गई। जो ये पहली एक कोशिका थी, इस कोशिका से जब आप दूसरी कोशिका की तरफ जाओगे तो मतलब यहाँ पर आपके पास क्या हुआ, सेल डिवीजन जैसी एक क्रिया संपन्न हुई। सेल डिवीजन जैसी जब क्रिया संपन्न हुई तो यहाँ पर आपको पता है क्या होगा कि बीच में एक भित्ति बनेगी, या यूं कह सकते हो कि इस कोशिका का क्या हो गया, एक बंटवारा हो गया। जैसे 2 भाई थे, लड़ लिए और इन्होंने क्या कर लिया, बंटवारा कर लिया। जब बंटवारा कर लिया तो इन्होंने बीच में क्या बना दी, एक दीवार बना दी। जब ये दीवार बना दी, ये वॉल बना दी, तो इस पहली वॉल को जो है वो कहा जाता है मिडिल लेयर कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है मध्य पटलिका। अब बात ये आती है कि दीवार तो वैसे यदि घर में बन रही है तो हम ईंट की बनाते हैं, लेकिन सेल के बीच में यदि मध्य पटलिका या दीवार का निर्माण करना है तो वो किस प्रकार होगा। यदि मध्य पटलिका का निर्माण करना है तो ये ध्यान रखना कि जो कोशिका अंग के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े जो कण टूट जाते हैं, शत विशत हो जाते हैं, या यूं कह सकते हो कि कुछ डीकंपोजिट हो जाते हैं, उनसे क्या हो जाएगा, मध्य पटलिका का निर्माण हो जाता है।
अब इनके बीच में यूं मानो कि झगड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। यदि मैं इसको यूं बताऊं तो ये देखो, ये पहली जो है वो आपने पढ़ ली थी कि ये क्या है, मिडिल लेयर है, ML है, और अब इसके बीच में क्या हो रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है। मतलब ये देखो कि यहाँ पर इन्होंने क्या कर लिया कि अपनी सीमाओं को ज्यादा सुरक्षित कर लिया कि ना कोई इधर आ सके और ना ही कोई इधर जो है वो जा सके। तो पहली के बाद जो लेयर बनेगी उसे कहा जाता है प्राइमरी लेयर फर्स्ट। अब प्राइमरी लेयर फर्स्ट जो है वो बनी किसकी होती है, वो बनी होती है सेल्यूलोज की, वो बनी होती है हेमीसेल्यूलोज की, सेल्यूलोज की और हेमीसेल्यूलोज की। अब जो आप गोंद, रेजिन, टेनिन या यूं कह सकते हो कि पादपों से जो कुछ आर्थिक महत्व की चीजें मिलती हैं, मैं कुछ की बात कर रही हूं कि कुछ आर्थिक महत्व की चीजें मिलती हैं, जैसे रबर है, लेटेक्स है, जो आपको प्राप्त होगा वो आपको प्राइमरी लेयर से प्राप्त होगा। और यहीं से क्वेश्चन क्रिएट होता है कि प्राइमरी सेल वॉल में निक्षेपण कैसे होता है। जैसे एनटीपीसी के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्राइमरी सेल वॉल जो है वो किसकी बनी होती है, तो प्राइमरी जो सेल वॉल लेयर होती है वो सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। और एक चीज ये ध्यान रखना कि ये एक जीवित स्तर है, जीवित कोशिकीय स्तर है। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ कि प्राइमरी लेयर के बाद में एक लेयर का निर्माण और हो गया, मतलब यहाँ पर एक सेकंड लेयर जो है वो और बन गई। जब सेकंड लेयर और बन गई तब ये यहाँ सेकंड लेयर और बन गई, मतलब इन्होंने अपनी सीमा को क्या कर लिया और स्ट्रॉन्ग कर लिया। जब ये स्ट्रॉन्ग कर लिया तो अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जमाव होता है लिग्निन का, और जैसे ही लिग्निन का जमाव होता है तो सेल वॉल जो होती है वो इमॉर्टल हो जाती है। इमॉर्टल मतलब डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। तो लिग्निन जो होता है वो कठोर होता है। अब सेल वॉल जो होगी वो क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, या यूं कहूं कि इन दोनों भाइयों का जो कांटेक्ट था वो बिल्कुल क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। इन्होंने अपने बीच में जो है वो मोटी दीवार, चीन की दीवार जो है वो खींच दी है। तब सेकेंड लेयर लिग्निन का जमाव हो गया। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि इनके बीच में ये जो जमाव होता है वो सतत नहीं होकर असतत होता है। सतत नहीं होकर असतत से यह मतलब है कि कंटिन्यूस नहीं होकर डिसकंटिन्यूस होता है। जैसे मैं इनके बीच में यूं कभी होली दीपावली ये मिल लिए थे, जिस वजह से इन्होंने क्या कर लिया, अपने बीच में असततता ले कि कभी झगड़ा था, फिर थोड़े दिनों के लिए झगड़ा खत्म हुआ, फिर झगड़ा हो गया, फिर झगड़ा खत्म हुआ। तब यहाँ पर क्या बन गए, आमने सामने कह सकते हो कि यूं छोटे छोटे गड्ढे बन गए। ये जो है वो छोटे छोटे क्या बन गए, पीट्स बन गए, गड्ढे बन गए। अब इन्हें कहा जाता है क्या, गर्त कहते हैं, पीट्स कहते हैं। अब ये गर्त भी देखो दो तरह के होते हैं। एक तो होता है सामान्य प्रकार का गर्त जो आपको दिख रहा है, मतलब जैसे मैंने आपको गोल गड्ढे बनाए हैं वो, और एक होता है कि जैसे मान लो कि ये लेयर थी, इस लेयर ने यहाँ पर जमाव करने की बजाय इस तरीके से अपना बाहर की तरफ निक्षेपण कर लिया। जैसे आप ये मानो कि ये कोई लेयर है और उस पर आप इस तरीके से जब कवर कर दोगे, इस तरीके से बाहर से जब कवर कर देते हो, जब बाहर से कवर कर देते हो, तब जो दूसरे तरह के गर्त बनते हैं उन्हें कहा जाता है परिवेशित प्रकार के गर्त। परिवेशित गर्त, ये आपके सिंपल होंगे, सिंपल पीट्स होंगे, और ये आपके जो होंगे वो परिवेशित गर्त होंगे। अब सेल वॉल जो होती है वो अलग अलग जो आपको मिलेंगे, अलग अलग, जैसे शैवाल मिलेंगे तो शैवालों में जो सेल वॉल बनी होगी वो अलग कॉम्पोजिशन की होगी। जैसे कवक होंगे तो कवक में जो सेल वॉल मिलेगी, जो कोशिका भित्ति मिलेगी वो अलग कॉम्पोजिशन की होगी। जैसे यदि आप शैवालों की बात करते हो तो शैवाल जो होंगे उसमें सेलुलोज, पेप्टाइडोग्लाइकॉन और हेमीसेल्यूलोज ये भी मिलेगा। उसके बाद में कुछ जो मिनरल्स हैं उनका कैल्शियम, मैग्नीशियम, पैक्टेट इनका निक्षेपण मिलता है। जैसे यदि आप कवक की बात करते हो तो कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो बनी होती है काइटिन की, और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कवक की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है काइटिन की। याद रख लेना, के फॉर कवक और के फॉर काइटिन, के से काइटिन जो है वो आपको याद रह जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जो सेल वॉल है ये इसने गर्त का निर्माण कर दिया और सेल वॉल का जो है वो निक्षेपण हो गया। जैसे ही सेल वॉल से अंदर की तरफ जाओगे तब आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली कहा जाता है,
कोशिका झिल्ली जो है इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली क्या है, जैसे मैंने आपको छलनी का एग्जांपल दिया था। अब ये जो कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन जो होती है, इसका जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है इसकी परमेबिलिटी। हाँ, एक चीज और बता देती हूँ कि सेल वॉल में से कभी एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि सेल जो वॉल होती है उसके कार्य क्या है। तो सेल वॉल जो होती है वो किसी भी कोशिका की बाह्य स्ट्रॉम से, या यूं कह सकते हो कि बाह्य जो आघात होते हैं, बाह्य जो उसको मारपीट होती है, उससे रक्षा का कार्य करती है। अब हम बात कर रहे थे कोशिका झिल्ली की, हम बाद में बताएंगे। पहला ये जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो है परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी जिसे कहा जाता है पारगम्यता। पारगम्यता मतलब अपने में से किसी चीज को जाने देना। अब देखो एक चीज है कि आप ये एज्यूम कीजिए कि आप जो है कि किसी गेट में एंटर करना चाहते हो। जब उस गेट में या कोई एक 5 स्टार होटल में आप एंटर करना चाहते हो जबरदस्ती, और जब वहां पर गेट कीपर नहीं खड़ा था तब तो आप क्या हो गए, बिना मर्जी के चले गए, बिना उससे पूछे हुए चले गए। अब यदि गेट कीपर खड़ा है तो क्या वो आपको जाने देगा? वो नहीं जाने देगा। तो वही बात जो है वो सेल मेम्ब्रेन की है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसकी परमेबिलिटी जो होती है वो दो तरह की होती है। या तो ये कंप्लीट परमेबल होगा। कंप्लीट परमेबल का मतलब है कि ये जो है वो हर किसी पदार्थ को अपने में से गुजरने देगी, या जो है वो पूछी जाती है कि ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है। और ये सेलेक्टिव परमेबिलिटी के बारे में क्वेश्चन एनडीए में पूछा गया था कि कोशिका झिल्ली जो है वो मुख्यतः होती है। तो कोशिका झिल्ली जो होती है वो मुख्यतः सेलेक्टिव परमेबल होती है। सेलेक्टिव परमेबल से मतलब है कि ये अपने फेवरेट जो होंगे उनको तो अंदर ले लेगी, और अपने जो फेवरेट नहीं है, जिनसे ये कुछ नफरत है, या यूं कह सकते हो कि जिनसे कुछ कंटिन्यूटी नहीं बैठती है, उनको ये अपने अंदर नहीं लेती है। अब हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक पतली झिल्ली है, और ये बनी किसकी होती है? ये बनी होती है लिपिड प्लस प्रोटीन की। लिपिड प्लस प्रोटीन, जिसे कंबाइंड रूप से कहा जाता है लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन कहा जाता है, और लगभग 110 आर्मस्ट्रॉन्ग की मोटाई की होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली जो है वो 110 आर्मस्ट्रॉन्ग मोटाई की होती है। और यदि आप वैसे देखोगे तो आपको 180 से 110 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच की जो है वो मिलती है सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की संरचना के बारे में, इसकी जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मॉडल्स दिए गए थे। उस स्ट्रक्चर के बारे में कुछ मॉडल्स दिए गए थे, जिसमें से जो पहला मॉडल था वो था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल जिसमें ये कहा गया था कि एक प्रोटीन की परत होती है और एक लिपिड की परत होती है। दूसरा जो मॉडल था वो था रॉबर्टसन का इकाई कला मॉडल, जिसने ये कहा कि ऊपर की तरफ आपको प्रोटीन मिलेगा, फिर आपको लिपिड मिलेंगे, फिर आपको प्रोटीन मिलेंगे। लेकिन इसका जो तीसरा मॉडल है वो है सिंगर और निकोलसन का। सिंगर और निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, जिसे कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल। देखो मोज़ेक जो होता है उसका अर्थ होता है चितकबरा रूप। चितकबरा रूप से मतलब है कि जब प्रोटीन और लिपिड जो होते हैं कुछ आपस में मिल जाते हैं, या यूं कहूं कि जब प्रोटीन में फ्लूइडिसिटी आ जाती है, जब प्रोटीन में कुछ बहाव हो जाता है, तो बहाव के कारण जो सेल है उसको मोज़ेक फॉर्म या चितकबरा रूप मिल जाता है। और इन्होंने ये कहा था कि जो प्रोटीन होंगे वो आपको दो तरह के प्रोटीन मिलेंगे। पहला प्रोटीन वो होगा जो कोशिका के बाहर की तरफ, जिसे कहा जाता है आउटर प्रोटीन, और दूसरा प्रोटीन जो तरल रूप में होता है उसे कहा जाता है समाकलित प्रोटीन या इंटीग्रल प्रोटीन। समाकलित या इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो फ्लूइड की स्थिति में होता है। फ्लूइड की स्थिति से मतलब है कि कुछ तरल स्थिति में होता है, पूर्णतः पानी नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ जो है वो श्यानता पाई जाती है, जिस वजह से वो तरल स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब जो तीसरा मॉडल है उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरल मोज़ेक मॉडल के प्रतिपादनकर्ता कौन थे। तो तरल मोज़ेक मॉडल के प्रतिपादनकर्ता थे सिंगर और निकोलसन। अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज और बता देती हूँ कि हमने बात की थी सेल्यूलोज की, कि जो सेल्यूलोज है तो ये ध्यान रखना कि सेल्यूलोज जो होते हैं वो ग्लूकोज की इकाइयां होती हैं।
ग्लूकोज की जब कई सारी इकाइयां जुड़ती चली जाती हैं तब वो किसका निर्माण करती हैं, वो ग्लूकोज का निर्माण करती हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको बताई थी गर्त के बारे में कि जैसे मान लो ये गर्त है तो इनसे क्या होता है कि सेलुलोज जो होता है वो बनाता है मैक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करता है। मैक्रोफाइब्रिल्स मतलब बृहद तंतुओं का निर्माण करता है और ये बृहद तंतु जो होंगे वो आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। मतलब दो कोशिकाएं जो होंगी वो बृहद तंतुओं से इस तरीके से बाइंड रहती है। जब वो इस तरीके से बाइंड रहती है और उसका कुछ प्लाज्मा भी इसमें दबा हुआ रहता है तब इसको कहा जाता है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा या जीव द्रव्य तंतुक कहा जाता है। जीव द्रव्य तंतुक मतलब जीव द्रव्य ने कुछ क्या कर लिया, तंतुओं का रूप जो है वो धारण कर लिया। अब जो हमने तीसरा मेजर पार्ट हमने बताया था सेल ऑर्गेनेल्स का, वो हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। एक एक कर जो है वो हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। अब बात आती है लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन की। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया गया था। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया था कि पादप जगत का जोकर जो है वो किसे कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है उसे पादप जगत का जोकर कहा जाता है। अब माइकोप्लाज्मा को पादप जगत का जोकर क्यों कहते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखो जैसे यदि आप माइकोप्लाज्मा की स्ट्रक्चर देखोगे ना तो वो आपको इस तरीके की स्ट्रक्चर दिखाई देगी। यूं उस पर बाहर की तरफ लगभग 3 से 4 जो है वो लेयर होती है और अंदर जो है वो इसमें क्या पाए जाते हैं, इसमें अंदर की तरफ इसमें फ्लूइड या जिसे आप प्लाज्म कहते हो वो प्लाज्म पाया जाता है। ये क्या करता है अपनी परिस्थिति के अनुसार जैसा इसका परपोषी होगा, जैसा इसका हेटेरोट्रॉफ होगा उसी के अनुसार ये अपने आकार में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। इसीलिए इसे कहा जाता है पादप जगत का जोकर। वो स्टूडेंट्स जो लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं और क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। सुमन जलंधरा और रीना अग्रवाल ये जो बच्चियां हैं इन्होंने लगातार वीडियोस देखी हैं और लगातार आंसर दे रहे हैं। आप लोग भी जो है वो लगातार आंसर दीजिए ताकि आपका भी जो नाम है वो वीडियो में लिया जाए। स्पेशल रिक्वेस्ट कि चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना ना भूलें। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो आपको पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन आपको ये बताना है कि विश्व पर्यावरण दिवस हमने कब से मनाना शुरू किया और इस वर्ष की 2020 की विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। तो ये आपको एक कंबाइंड क्वेश्चन है, उस कंबाइंड क्वेश्चन का आंसर देना है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे वाली। सब्सक्राइब कीजिए फेवरेट गुरु चैनल को और देखते रहिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस।